तो इस विटामिन को हार्मोन तो बोलते ही हैं, विटामिन डी का नाम हार्मोन तो है ही, क्यों? क्योंकि ये किडनी से बनता है, किडनी में बनता है ना। और जब कैसे बनता है? जब सूर्य किरण पड़ी, रिएक्शन हुआ बॉडी के साथ और किडनी से बनना शुरू हुआ, किडनी में निर्मित होना शुरू हुआ, और ये किडनी द्वारा निर्मित एक हार्मोन है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन बोलते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सनशाइन हार्मोन किसको बोलते हैं? सन मतलब सूरज की बात कर रहा है, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन इसका नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी लिख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। और आज है बुधवार और आ चुके हैं अल्टीमेट जीके का सेट लेकर। हर बार की तरह जो हम बोलते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हमारे जीके का सेट आता है, जिसमें एग्जामिनेशन में पूछे गए मल्टीपल क्वेश्चंस जो मल्टीपल टाइम्स बहुत बार जो पूछे जा चुके हैं उनका सेट होता है। सेट नंबर 32, 31 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। कोई भी सेट अगर मिस हो गया तो घबराने वाली बात नहीं है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। सारे एग्जामिनेशन के लिए जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है वहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया और ये आईडी है परफेक्ट पुस्तक जीके। आते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर, और पहला नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन बहुत आसान है और हर बार जैसा मैं बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, यानी 3 बार या 3 बार से ज़्यादा टाइम पूछा गया है, उनका ये सेट है 25 क्वेश्चन का। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज ये 10 बार से ज़्यादा आ चुका है, कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं जिसमें नहीं आया है। ऑप्शन पे जाते हैं आर के नारायण, सुखलाल साधवी, दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी। सही जवाब क्या होगा? तो दयाराम साहनी ने ही 1921 ईस्वी में, कब की थी? 1921 ईस्वी में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि दयाराम साहनी ने कब की थी, तो ये सही जवाब हो गया 1921। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ये क्वेश्चन कई बार दोनों का दोनों क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856, 1862, 1850, 1865। देखो, विधवा पुनर्विवाह, या आप इमेज देख सकते हैं, इसको हमने उठाया है कोरा.com से, है ना। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को डालो तो कोरा का आता है, आपको सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, आप उसमें देख सकते हैं, है ना। तो वहीं से इमेज हमने उठाया है। तो विधवा को तो पता है वो क्या, उनका पुनर्विवाह कराना, इसी को बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह। तो ये एक कानून है। तो क्वेश्चन ये आता है ये कानून कब बना, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों, जब मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन जरूर हाथ में रखिए, और जब आप कॉपी पेन हाथ में रखिए तो सेट वाइज जो भी पॉइंट मैं बताता हूँ सारे एग्जामिनेशन पॉइंट से व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ज़रूर लिखा कीजिए, नहीं लिखते तो गलती कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बताते, जितने भी क्वेश्चंस बताते हैं सटीक क्वेश्चंस बताते हैं, है ना। तो विधवा पुनर्विवाह क्या था पहले ही जानते हैं। शब्द से तो खैर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि विधवा पुनर्विवाह क्या है, आपको समझ में आ रहा है विधवा पुनर्विवाह क्या है। तो विधवा पुनर्विवाह एक कानून है। तो इसका जो मसौदा तैयार हुआ था, क्या हुआ था? जो मसौदा तैयार हुआ था, एक जो ढांचा बना था, वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था लॉर्ड डलहौजी। किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद ये तो 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर रहा इंडिया का। ठीक है, डलहौजी ने मसौदा बनाया, लेकिन जब पारित करने की बात आई तो डलहौजी गवर्नर से हट चुके थे, उसके बाद आ चुके थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्वेश्चन आता है और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी डलहौजी का नाम मारते हैं, कभी कैनिंग का नाम मारते हैं, जो कि हो जाता है गलत और सही। तो जो लॉर्ड डलहौजी है ना, इन्होंने इसका एक ढांचा बनाया, एक मसौदा तैयार किया, लेकिन पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। कब पारित किया था? तो वो क्या था 18 जुलाई 1856 ईस्वी को। 18 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित किया था। और इस कानून को लाने के लिए जो भारत के साइड से जो भारत में लाया गया, सबसे बड़ा सपोर्ट किया था तो वो थे पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कौन थे? पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही कोशिश की और भारत में भी इस कानून को लाया। तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 ईस्वी में। ए इसका राइट आंसर हो गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यही तो यहाँ पे देखिए 16 जुलाई 1856, हमने क्या बोला, ये इमेज कोरा.com से उठाया और बहुत ही सही इमेज दिखा रहा है। पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह 1856 16 जुलाई, कितना सही है। तो किसने पारित किया? लॉर्ड कैनिंग ने। मसौदा किसने तैयार किया? डलहौजी ने। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के अनुसार किया गया? भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के अनुसार किया? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेबल योजना और क्रिप्स मिशन योजना। अगर आपको पता हो तो इसका जवाब ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, इसका आंसर A, B, C या फिर D क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालकर।
तो भारत के संविधान का निर्माण में, तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब इसका कैबिनेट मिशन योजना। इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान का ढांचा तैयार किया गया, गठन किया गया संविधान का पूरा। और ये मिशन ये जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 3 नवंबर 1946 की बात है, जो कैबिनेट मिशन योजना आई और इसी योजना के तहत संविधान का निर्माण को रखा गया। क्लियर हो गया? तो कैबिनेट मिशन योजना 3 नवंबर 1946 को, बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अभी आगे बहुत आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप पढ़ोगे जब पूरा वीडियो ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, तो आपको मज़ा आने वाला है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, हालांकि अब समझना है इसमें, पंचवर्षीय योजना को ना अब योजना आयोग ने जगह ले लिया है। पंचवर्षीय योजना जब आई थी, ये 5 ईयर का प्लान था, जो कि 1951 में आया और 2014 तक चला। और 2014 के बाद यानी 2015 से नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रेजेंट पीएम हैं, उन्होंने अब तक इस पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। क्या बना दिया? नीति आयोग को रख दिया। इसलिए चाहे पंचवर्षीय योजना हो चाहे नीति आयोग, दोनों का अध्यक्ष कौन अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होंगे, या फिर बोलेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अब आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, ये था अर्थव्यवस्था का संतुलन करना, और इसने कृषि पे पूरा जोर डाला था। ठीक है, तो मुख्य बल किस क्षेत्र पर डाला? तो कृषि पर डाला। डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोप और अफ्रीका कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। तो आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट पुस्तक, और अभी चल रहा है जीके फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, ऑब्जेक्टिव जीके फॉर ऑल एग्जामिनेशंस इन हिंदी लैंग्वेज। और सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे गए हैं, 3 बार से ज़्यादा पूछे गए हैं, उनका ये सेट चल रहा है। और हम सेट लेके आते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात के 8:30 बजे। आज बुधवार है, अगला सेट आएगा फ्राइडे को। ठीक है, चलिए। तो यूरोप और अफ्रीका को कौन सा डमरू अलग करता है? बेरिंग, जिब्राल्टर, डेनमार्क और मलक्का। सही जवाब है जिब्राल्टर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इतना ही नहीं, ये जो जल डमरू मध्य है, इसके अलावा अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग 2 पॉइंट पढ़ लिए कि यूरोप अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर, और साथ साथ अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गए हैं, और आप इसको लिख लीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप नहीं लिख रहे तो गलती कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? मैं हर वीडियो में पूछता हूँ। कुछ लोग, आप भाई लोग कमेंट भी करते हैं, बहन लोग कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है तो वेरी गुड लिखिएगा। ठीक है, और अगर कुछ गलती कमी लगी तो आप उसको पुअर लिख के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में ज़रूर सुधार करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियोज़ हम भले सप्ताह में 3 दिन लाते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात के 8:30 बजे। अगर ऐसे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एसएससी कोई से फॉर्म, CHSL, MTS, या किसी स्टेट का PCS, किसी स्टेट का पुलिस, पटवारी, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन है। आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मैं सब्सक्राइब बार बार नहीं करूँगा। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो आप खुद करोगे, है ना। चलो आते हैं अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे, सॉरी। ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी और क्रिकेट। तो ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है, ये कोलकाता में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? न्यूटन का सिंबल क्या होता है? ये होता है एन। ठीक है, तो चाल, समय, बल और आवेग। तो सही जवाब क्या हो? बल, सी इसका राइट आंसर होगा। न्यूटन के कितने नियम है? 3 नियम है ना। पहला नियम से क्या मिलता है?
पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है या जड़त्व की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन आ चुका है, लिख लीजिएगा। पहला नियम से बल जड़त्व, दूसरे से संवेग और तीसरा से क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, तीसरा से क्रिया प्रतिक्रिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी, इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने, जॉन डाल्टन ने, पीटर मैकहेन ने और एडविन हबल ने। सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? तो सही जवाब होगा हेनरी बैकरल ने की थी। और कब की थी? 1903 ईस्वी को की थी। क्वेश्चन आ चुका है, फिर से बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? देखिए क्वेश्चन कितना सबको तो पता होता था पहले कि 9 से बचपन से रटते आए थे, जो कि अब गलत हो जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर दिया गया क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया था और अब सौर परिवार में ग्रह की संख्या हो गई 8, इसलिए हमने क्वेश्चन को डाला था। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका था वैसे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते देखते क्या है। देखिए प्लासिक युद्ध के बारे में पूछा गया। प्लासिक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? और ये जो फोटो उठाया मैंने, ज्ञानीपंडित.com एक साइट है कोई जो कि जीके के बारे में शायद इन्फॉर्मेशन देते होंगे, तो उनके साइट से ये मैंने फ़ोटो उठाया, इसलिए मैंने उनका नाम को भी यहाँ पर बता दिया कि भाई यहाँ से उठाया मैंने। आप देखो ये प्लासी का युद्ध है, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बहुत अच्छा इमेज उन्होंने बना रखा है और मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप लोगों को भी देखिए थोड़ा सा ध्यान में रहे चीज़ें, तो इसलिए हमने इस इमेज को यहाँ पे डाला है। ठीक है, ज्ञानी पंडित से। तो चलिए इमेज का सोर्स आपको मैंने बता दिया। अब आता है प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। समझते हैं प्लासी युद्ध के बारे में थोड़ा सा कहानी। तो होता क्या था कि कहानी है 23 जून 1757 की। ये जो है ये जो चल रहा है आपका 1757 का सीन है। ठीक है, और डेट है आपका 23 जून, 23/6/1757 का डेट है। देखिए कैसे लड़ रहे हैं सब लोग, है ना। तो इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो नवाब की सेना, इन दोनों के बीच हो गई लड़ाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब की सेना। तो बंगाल के जो नवाब थे उनके जो सेना थी उसमें नवाब कौन थे? इसमें थे सिराजुद्दौला, जो हार गए थे और अंग्रेज लोग जीत गए थे। और इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ये नहीं पूछा कौन जीता था, किसके बीच हुआ था या कब हुआ था। ये तो हम जान गए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल की सेना, जो नवाब उसकी सेना के बीच हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की विजयी हुई थी। और ये 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ये किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं कितनी किस अनुसूची में है? माफ़ कीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग में जो भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में है वर्णित है? अनुसूची 8, 7, 9 और 5, 4 ऑप्शन फिर से हैं। आपको बताना कि संविधान में जो लैंग्वेजेस हैं तो कितने संविधान वर्णित हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि 22 भाषाओं को वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 8 में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 8 में किया गया है। इसमें कौन से भाषा का शामिल नहीं किया गया था मैं पहले बता दूं, तो इसमें राजस्थानी और संस्कृत जो है, राजस्थान और संस्कृत का जो भाषा है, संस्कृत जो है, संस्कृत को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो अनुसूची जो 8 है इसमें संविधान का अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है और इसमें 22 भाषाओं का विश्लेषण है, लेकिन राजस्थानी और संस्कृत के बारे में इसमें विश्लेषण नहीं है और ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करेंगे हमें खुशी मिलेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भांकरा नांगल बांध किस नदी पर है? रावी, झेलम, चिनाब और सतलुज। तो ये है भाखरा नांगल बांध। बहुत ही पुराना, 1948 में काम स्टार्ट हुआ था और 1962 ईस्वी में बनके तैयार हुआ था। और ये इमेज मैंने उठाया था विकीपीडिया से, ये इमेज हमने उठाया हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन बहुत ही भयावह है ये एक्चुअली में। ठीक है, बहुत बड़ा बांध है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध मतलब डैम की बात करो, डैम को ही बांध बोलते हैं। तो ये किस नदी पर बना है? तो ये है सतलुज नदी पर बना है। डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन ये जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डैम या बांध, जो बोल दो एक ही है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है और वो किस देश में है? तो उसका नाम है थ्री गॉर्जस डैम। क्या नाम है? थ्री गॉर्जस डैम, जो कि चाइना में है। ये विश्व का सबसे बड़ा डैम है, थ्री गॉर्जियस डैम, लिख लीजिए। और ये विश्व का सबसे बड़ा डैम है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं।
भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। ये फिर से हमने इमेज का सोर्स देखिए, विकिपीडिया से हमने वो इमेज उठाया है। पहले का देखिए कितना बढ़िया से कैसा आंदोलन कैसा हुआ करता था, और भूदान आंदोलन क्या है वो भी जानेंगे। लेकिन देखिए ये इमेज है भूदान आंदोलन का। इस आंदोलन में क्या था कि जो ज़मीन है, जिसकी भी ज़मीन है, वो अगर उसमें कोई सुधार की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें स्वैच्छिक भूमि सुधार वो खुद से करना है, सरकारी कानून के जरिए ना हो। यही कोशिश की गई थी इसके अंदर। सरकारी कानून के जरिए जो है, सरकारी का जो कानून बने हैं उसके जरिए भूमि सुधार ना हो के स्वैच्छिक रूप से सुधार हो, इसे कहते थे भूमि सुधार आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो कदम उठाया था आचार्य विनोबा भावे ने उठाया था। ये कब उठाया था? ये सीन है 1951 ईस्वी का, 1951 का सीन है ये आप जो देख रहे हैं, 1951 ईस्वी का सीन है, जिसमें कि विनोबा भावे ने उठाया था। और इसी कंडीशन में विनोबा भावे को सबसे पहली सफलता कब मिली थी? जब 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को तेलंगाना के एक पोचमपल्ली गांव, क्या नाम था? पोचमपल्ली, लिख देता हूँ मैं, पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में है। तो 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को जब आचार्य विनोबा भावे को एक ज़मीन दान में दिया गया था इसी आंदोलन के तहत, और ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो अब आते हैं भूदान आंदोलन क्या है, आप समझ गए। कहाँ हुआ था शुरुआत, ये भी आप समझ गए। तेलंगाना से शुरुआत हुई थी इसकी, पोचमपल्ली गाँव से। और किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने किया था। क्लियर हो गया। और इसका लक्ष्य क्या था ये भी आपको पता होगा। इसमें सरकारी कानून ना शामिल हो, इसमें स्वैच्छिक रूप से भूमि सुधार हो, यही था भूमि सुधार आंदोलन। इसको बोलते थे भूदान आंदोलन। तो भूदान, भूदान मतलब भूमिदान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। भारत के अंग में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ गया है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले और विलियम बेंटिंग। तो जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा थी वो मैकाले ने किया है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कब किया है तो ये भी जान लो, 1835 ईस्वी में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। ये चल रहा है ऑब्जेक्टिव जीके इन हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आप देख रहे हैं परफेक्ट पुस्तक। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, 22 अप्रैल, 5 जुलाई, 15 मार्च या 12 जनवरी। तो भारत में हर साल 12 जनवरी को, डी इसका राइट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, डी 12 जनवरी को, इसलिए भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? चांदी, सोना, पीतल और तांबा। सही जवाब का सोना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी सोना को अभिलेखों में उस समय जो है दिनार बोलते थे। क्या बोलते? ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो गुप्त काल में सोने के सिक्के बनाए जाते थे तो अभिलेखों में से क्या बोला जाता था? तो उसको दिनार बोलते थे। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट, थोरियम, प्लूटोनियम और रेडियम। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। शांति घाट किस राज्य में है? शांति घाट किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल और उत्तराखंड। तो शांति घाट केरल में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? सी इसका राइट आंसर हो गया। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जैव विविधता के लिए मशहूर है। ये जैव विविधता के लिए मशहूर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, विवेकानंद, विश्वनाथ दत्त और दयानंद। सही जवाब था नरेंद्र नाथ दत्त। कहीं कहीं आपको नरेंद्र दत्त भी मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं। अगर एक ही देगा, नरेंद्र दत्त देगा तो नरेंद्र दत्त लगा देना, नरेंद्र नाथ देगा तो नरेंद्र नाथ लगा देना। वैसे नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो गया। कथक किस राज्य का लोक नृत्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये कई बार आ चुका है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यूपी इसका सही जवाब हो गया। कथक के साथ साथ रासलीला, लिख लीजिए, रासलीला और नौटंकी, ये दो फेमस नौटंकी, ये दो फेमस लोक नृत्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, ये तो हम जानते थे। ये वाद्य यंत्र भी बजाने में निपुण थे, ये आज पता चला। बांसुरी, पियानो, गिटार और वायलिन। सही जवाब है गिटार। गिटार बनाने में वो बहुत ही निपुण थे।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और देखते हैं क्या कहता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ए। तो विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं, क्यों? जब सूर्य की किरण जब आती है, सूर्य की किरण जब बॉडी पे पड़ती है तो बॉडी से सूर्य का किरण जो होता है, धूप जो होता है, सुबह का धूप, उससे रिएक्शन होना शुरू होता है और किडनी से एक हार्मोन निकलना शुरू होता है जो कि विटामिन डी होता है एक्चुअली में। इसलिए इसको विटामिन डी को हार्मोन का भी नाम दे दिया गया है। ये कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से बनता है? किडनी से बनता है। ठीक है, किडनी में बनता है। कब? जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो बॉडी से रिएक्शन होना शुरू होता है और किडनी में बनना शुरू होता है। विटामिन डी का दूसरा नाम जो सनशाइन विटामिन भी है। क्या नाम है? सन, लिख लीजिए इसको, शाइन विटामिन भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपको पता होगा, सनशाइन से ही ये बनता है। सन के जब सूर्य जब चमकता है और ये बॉडी पे जाता है, रिएक्शन करता है और विटामिन डी बनता है। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसने की? सोलोमन ने, जावा मानव, क्रेमेगनॉन मानव और पेकिंग मानव। तो सही जवाब है क्रीमेगेनॉन। इसने ही चट्टानों पर सबसे पहले रंगीन चित्रकारी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद क्या था? विभाजन परिषद जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहे थे ना, सारा कुछ जो जब इंडिया डिवाइड होता उस समय की बात कर रहा, तो इंडिया डिवाइड होता उसमें एक सबसे पहले एक विभाजन परिषद था। जैसे भी जो पार्ट पार्ट तोड़ना, चाहे इंडिया बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, है ना, तो इन सबको क्या होता है, इन सबको विभाजन परिषद के तहत ही किया जाता था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब क्या होता है? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बी इसका राइट आंसर हो गया। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? बीजिंग, न्यूयॉर्क, दिल्ली और मॉस्को। तो रेड स्क्वायर जो है आपका मॉस्को में स्थित है। और मॉस्को कहाँ पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ की राजधानी है मॉस्को। डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आप किसी तैयारी कर रहे हो और चैनल पर नए हो तो फिर से बोल रहा सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो अगला वीडियो आएगा शुक्रवार यानी फ्राइडे को रात के 8:30 बजे। आप जुड़े रहिए परफेक्ट पुस्तक से। ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। टॉप लेवल के जीके क्वेश्चन, अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन, जितना बेहतर होगा बेहतर से बेहतर नॉलेज दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।